हेलो बच्चों, आज हम आपको राज्य कार्यपालिका के बारे में बताएंगे। जैसे हमने केंद्रीय कार्यपालिका के बारे में पढ़ा था। केंद्रीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के लोग शामिल होते हैं। इसी प्रकार से राज्य कार्यपालिका का जो गठन होता है वो राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के सदस्यों से मिलकर के होता है। तो हम राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के कार्य और शक्तियों के बारे में यहाँ से आगे इस पाठ में समझेंगे। तो राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल और एक मंत्रिपरिषद होती है। तो मंत्रिपरिषद में स्वयं मुख्यमंत्री भी आ जाता है और सारे मंत्री भी आ जाते हैं। तो राज्य की कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होते हैं? राज्यपाल और मंत्रिपरिषद, यानी मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के लोग। संविधान के द्वारा राज्यों में भी संसदात्मक व्यवस्था की स्थापना की गई है। तो जैसे केंद्र में संसदात्मक व्यवस्था है, ऐसे ही राज्यों में भी है। इस संसदात्मक व्यवस्था में राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान होता है। तो जैसे हमारे केंद्र में कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति। तो राज्य में कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान कौन होता है? राज्यपाल। जबकि मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद राज्य की कार्यपालिका सत्ता की वास्तविक प्रधान होती है। तो केंद्र में कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल। तो राज्य में कौन होता है वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान? मुख्यमंत्री और उसका मंत्रिमंडल। तो राज्य का वैधानिक प्रधान राज्यपाल। तो यहाँ पे हम राज्यपाल के बारे में समझेंगे कि राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है, राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कौन कौन सी योग्यताएं आवश्यक हैं, उसको कितना वेतन और अन्य सुविधाएं मिलती है, फिर राज्यपाल की कौन कौन सी शक्तियां और अधिकार हैं। तो उन सब के बारे में हम यहाँ से आगे समझेंगे। तो सबसे पहले राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण किया जाता है। अर्थात राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। उसकी नियुक्ति 5 वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी। तो राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। लेकिन वह अपने उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक अपने पद पर बना रह सकता है। अर्थात जैसे मान लीजिए किसी राज्य के राज्यपाल का 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो गया, लेकिन अभी तक उस राज्य का कोई नया राज्यपाल नहीं बनाया गया। तो जब तक नया राज्यपाल नहीं बनता है तब तक वो 5 वर्ष बाद भी अपने पद पर रह सकता है। तो उसकी नियुक्ति 5 वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी, लेकिन वह अपने उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक अपने पद पर बना रह सकता है। राज्यपाल को उसकी कार्य अवधि यानी 5 वर्ष पूर्व भी राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। तो जैसे राष्ट्रपति ही राज्यपाल की नियुक्ति करता है और राष्ट्रपति ही उसे समय से पहले हटा सकता है। एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति आज हमारे राजस्थान का राज्यपाल है, तो उसे यहाँ से हटा के किसी दूसरे राज्य का राज्यपाल बनाया जा सकता है। राज्यपाल यदि चाहे तो समय से पूर्व भी स्वयं अपना त्यागपत्र दे सकता है। यानी कोई भी राज्यपाल अपनी इच्छा से भी अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले अपना त्यागपत्र या इस्तीफा दे सकता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में स्वस्थ परंपराएं, यानी ज़्यादातर कैसे राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है या किस चीज़ को ध्यान में रखता है हमारे देश का राष्ट्रपति। तो राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में भारतीय संविधान लागू होने के बाद से अब तक कुछ स्वस्थ परंपराएं विकसित की गई हैं। तो ये आपके जैसे 2 नंबर के लिए अच्छा प्रश्न है कि राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में जो प्रचलित परंपराएं हैं उनमें से किन्हीं 2 परंपराओं का उल्लेख कीजिए। तो जिसमें पहला पॉइंट है कि राज्यपाल उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए जिस राज्य में उसे राज्यपाल बनाया जा रहा है। जैसे मान लीजिए हमारे राजस्थान में जो भी व्यक्ति राज्यपाल बनाया जाएगा वो राजस्थान का निवासी नहीं होगा।
अगर मान लीजिए कोई महाराष्ट्र में राज्यपाल बनाया जाता है तो वो महाराष्ट्र का निवासी नहीं होना चाहिए। ये परंपरा हमारे देश में कई वर्षों से चली आ रही। कहने का मतलब जिस राज्य में राज्यपाल नियुक्त होगा वह उस राज्य का व्यक्ति नहीं होगा, बल्कि भारत के किसी अन्य राज्य का व्यक्ति होगा। राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व केंद्रीय सरकार संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करे तथा उससे सहमति प्राप्त करे। तो यानी जिस राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति की जा रही है वहाँ के मुख्यमंत्री से परामर्श और सलाह करना केंद्रीय सरकार का दायित्व है कि हम इस व्यक्ति को आपके राज्य में राज्यपाल बनाना चाहते हैं, आपकी इस संबंध में क्या राय है या आप क्या परामर्श या सलाह देना चाहते हैं। तो ये दो स्वस्थ परंपराएं चली आ रही हैं राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में। अब पद की योग्यताएं व वेतन। राज्यपाल के पद पर नियुक्ति के लिए 2 योग्यताएं होनी आवश्यक हैं। तो वैसे तो जैसे आपके मैंने पहले ही बताया था कि हमें 3-4 पॉइंटों को तो बहुत अच्छे ढंग से याद रखना। किसी की भी योग्यताओं के बारे में आए चुनाव से संबंध को, वह भारत का नागरिक हो, केंद्र या राज्य सरकार द्वारा किसी भी सरकारी लाभ के पद पर न हो, न्यायालय द्वारा पागल और दिवालिया घोषित न किया गया हो, और एक पॉइंट है उम्र का। जैसे हमने लोकसभा के बारे में पढ़ा 25, राज्यसभा के बारे में पढ़ा 30, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों के बारे में पढ़ा उनमें 35। इधर आपके हम विधानसभा के बारे में पढ़ रहे थे तो उसमें 25 वर्ष, विधान परिषद में 30, राज्यपाल के लिए 35 वर्ष। तो वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, उसकी आयु 35 वर्ष से अधिक हो। राज्यपाल संसद अथवा राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं हो सकता। कहने का मतलब न तो वो लोकसभा का सदस्य हो, न राज्यसभा का, न विधानसभा का, न विधान परिषद। इनमें से किसी का भी सदस्य नहीं होना चाहिए। तो राज्यपाल संसद अथवा राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं हो सकता है। और यदि वह किसी सदन का सदस्य है तो राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की तिथि से उसे अपनी सदस्यता का त्याग करना होगा। तो राज्यपाल कोई लाभ का पद धारण नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति विधानसभा का सदस्य है, विधान परिषद का है, लोकसभा का है, तो जिस दिन वो राज्यपाल के पद पर नियुक्त होगा उससे पहले उस पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। अब वेतन व भत्ते। तो वर्तमान में राज्यपाल को 1,10,000 रुपये माह से वेतन मिलता है, ये बुक के अनुसार है। इसके बारे में आगे आपको जैसे वर्तमान वेतन है उसके बारे में बाद में बताएंगे। तो बुक के अनुसार राज्यपाल को 1,10,000 रुपये माह से वेतन प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त उसे निःशुल्क निवास स्थान यानी रहने के लिए निःशुल्क आवास मिलता है। भत्ते एवं अन्य सुविधाएं प्राप्त होती हैं जिन्हें संसद कानून के द्वारा निर्धारित करे। तो उसके लिए जो भी चाहे वेतन है या अन्य सुविधाएं वो किसके द्वारा निर्धारित की जाती हैं? संसद के द्वारा। तो ये आपके राज्यपाल के बारे में कुछ तथ्य थे। अब हम यहाँ से आगे राज्यपाल की शक्तियाँ और कार्यों के बारे में पढ़ेंगे कि राज्यपाल को कौन कौन सी शक्तियाँ या अधिकार प्राप्त हैं। तो संविधान के द्वारा राज्यपाल को पर्याप्त और व्यापक शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। राज्य में राज्यपाल की वही स्थिति है जो केंद्र में राष्ट्रपति की है। तो केंद्र में जो शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है, राज्य में वही शक्ति राज्यपाल को प्राप्त है। अतः दोनों ही शक्तियों में कुछ क्षेत्रों को छोड़कर बहुत कुछ समानता है। यानी कहने का तात्पर्य होता है कि जैसे आपने राष्ट्रपति की शक्तियाँ समझ ली हैं तो ये मानिए कि ज़्यादातर आप राज्यपाल की शक्तियों को भी आसानी से समझ जाएं। यानी उनमें थोड़ा बहुत ही अंतर है दोनों की शक्तियों में। तो जो शक्ति केंद्र में राष्ट्रपति को प्राप्त है वही लगभग ज़्यादातर शक्तियाँ राज्य में राज्यपाल को प्राप्त है। तो जिसके बारे में दुर्गादास बसु ने कुछ शब्द कहे हैं कि थोड़े में राज्यपाल की शक्तियाँ राष्ट्रपति के समान है। सिर्फ कूटनीतिक, सैनिक
तथा संकटकालीन अधिकारों को छोड़कर, अर्थात राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियां समान हैं। सिर्फ कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें राष्ट्रपति को वह शक्ति प्राप्त है, राज्यपाल को नहीं है, जैसे कूटनीतिक, सैनिक और संकटकालीन। बाकी की अन्य शक्तियां दोनों की लगभग बराबर हैं। तो राज्यपाल की जो शक्तियां हैं, तो जिनमें सबसे पहले हम कार्यपालिका संबंधी शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। इससे संबंधित आपके जैसे बोर्ड में 6 नंबर का प्रश्न पूछा जा चुका है कि राज्यपाल की कार्यपालिका और विधायी शक्तियों का उल्लेख कीजिए। तो उसमें सिर्फ आपके कार्यपालिका और विधायी शक्तियों के बारे में पूछा था। इस बार जैसे आपके उसकी वित्तीय या न्यायिक दोनों शक्तियों के बारे में पूछ सकता है, या सीधा एक ही प्रश्न का राज्यपाल की शक्तियों का उल्लेख कीजिए। तो राज्यपाल की शक्तियों में हमें फिर कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ भी बतानी है, विधायी भी, वित्तीय भी और न्यायिक। तो सबसे पहले हम कार्यपालिका संबंधी शक्तियों के बारे में समझेंगे कि राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ राज्यपाल में निहित हैं। तो राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ किस में निहित होती हैं? राज्यपाल में, जिनका प्रयोग वह स्वयं तथा अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा करता है। तो जो कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ हैं उनका प्रयोग राज्यपाल स्वयं और उस अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों अर्थात मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की सहायता से करता है। वह मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, तथा उसके परामर्श पर अन्य मंत्रियों की। तो आपके मुख्यमंत्री की सलाह से ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। वह अधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श लेता है। कहने का तात्पर्य जो आपके उच्च न्यायालय होता है, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उससे पहले राष्ट्रपति उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श भी लेता है। राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियाँ राज्य सूची में उल्लेखित विषयों तक विस्तृत हैं। कहने का तात्पर्य जो राज्य सूची में विषय दे रखे हैं, तो उन पर एक तरह से जैसे मान लीजिए विधानसभा ने कोई कानून बनाया है, तो उस पर राज्यपाल के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। समवर्ती सूची के विषयों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति से वह अपने अधिकार का प्रयोग करता है। राज्य सरकार के कार्य के संबंध में वह नियमों का निर्माण करता है। वह मंत्रियों के बीच कार्यों का विभाजन करता है कि भाई किस व्यक्ति को कौन सा विभाग दिया जाएगा, कौन कृषि मंत्री है, कौन ऊर्जा मंत्री है, कौन आपके शिक्षा मंत्री है। तो उनके बीच विभागों का बंटवारा करता है। उसे मुख्यमंत्री से शासन से संबंधित सभी विषयों के संबंध में सूचना प्राप्त करने का अधिकार। तो यानी सरकार के द्वारा क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं, उन सब की जानकारी वो मुख्यमंत्री से प्राप्त कर सकता है या करता है। वह मुख्यमंत्री को किसी मंत्री के व्यक्तिगत निर्णय को संपूर्ण मंत्रिमंडल के सम्मुख विचार के लिए रखने को कह सकता है। राज्यपाल मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। तो जो आपके मंत्री होते हैं उनको 2 प्रकार की शपथ दिलाई जाती है राज्यपाल के द्वारा, एक उसके पद से संबंधित और दूसरी गोपनीयता के। उनके त्यागपत्र स्वीकार करता है एवं उन्हें मुख्यमंत्री सहित पद विमुक्त भी करता है। अब विधायी शक्तियाँ। राज्यपाल राज्य की व्यवस्थापिका का एक अविभाज्य अंग है। कहने का तात्पर्य राज्य की व्यवस्थापिका का गठन राज्यपाल, विधानसभा और अगर दूसरा सदन है तो विधान परिषद, इनसे मिलकर के होता है। तो एक तरह से जैसे संसद का अविभाज्य अंग कौन होता है? राष्ट्रपति। यहाँ जो राज्य व्यवस्थापिका है या जो राज्य विधानमंडल है उसका अविभाज्य अंग कौन है? राज्यपाल। और विधायी क्षेत्र में उसे महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त हैं। वह व्यवस्थापिका का अधिवेशन बुलाता है। जैसे संसद का अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। तो यहाँ विधानसभा का अधिवेशन कौन बुलाता है? राज्यपाल। विधानसभा अधिवेशन का सत्रावसान या स्थगन कौन करता है? राज्यपाल।
और व्यवस्थापिका के निम्न सदन विधानसभा को भंग कर सकता है। तो यहाँ विधानसभा को भंग कौन कर सकता है? राज्यपाल। आम चुनाव के बाद, जैसे आपके आम चुनाव का मतलब होता है कि जब किसी सरकार ने अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया हो और उसके बाद जब सारी सीटों पर चुनाव होते हैं तो उसे कहते हैं आम चुनाव। तो आम चुनाव के बाद वह विधानमंडल की पहली बैठक को संबोधित करता है। तो यानी आम चुनाव के बाद जो पहली बार विधानमंडल की बैठक होती है तो उसको सबसे पहले संबोधित करने का अधिकार किसका होता है? राज्यपाल का। और उसके बाद भी वह विधानमंडल को संदेश भेज सकता है। राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक पर राज्यपाल की स्वीकृति आवश्यक है। कहने का मतलब कोई भी विधेयक जब विधानमंडल से पास होता है तो उसे राज्यपाल के पास भेजा जाता है और जब राज्यपाल उस पर अपनी स्वीकृति का मतलब होता है हस्ताक्षर कर देता है, तभी वह विधेयक पास माना जाता है। वह विधेयक को अस्वीकृत कर सकता है या उसे पुनर्विचार के लिए विधानमंडल को लौटा सकता है। यदि विधानमंडल दूसरी बार विधेयक पारित कर देता है तो राज्यपाल को स्वीकृति देनी ही होगी। तो जैसे आपने राष्ट्रपति के बारे में भी देखा था कि जैसे मान लीजिए कोई सामान्य विधेयक है और संसद से पास होकर नहीं राष्ट्रपति के पास जाता है तो वह उसे पुनर्विचार के लिए या उसमें कुछ संशोधन करके संसद के पास भेज देता है, लेकिन संसद ने उसके जो संशोधन किए उन्हें पसंद न करके पुनः पहले वाली स्थिति में राष्ट्रपति के पास भेज दिया, तो राष्ट्रपति को दूसरी बार भेजे गए उस विधेयक पर हस्ताक्षर करना ही पड़ता है। तो ऐसे ही राज्य में होता है कि मान लीजिए विधानमंडल के द्वारा कोई विधेयक राज्यपाल के पास भेजा गया और राज्यपाल ने उसे पुनर्विचार के लिए विधानमंडल या विधानसभा के पास भेज दिया, लेकिन विधानमंडल ने उस विधेयक को पहली वाली स्थिति में पुनः भेज दिया, तो दूसरी बार भेजने के बाद उसको उस पर हस्ताक्षर करने ही पड़ते हैं। तो कुछ विधेयकों को वह राष्ट्रपति के विचार के लिए रक्षित रख सकता है कि मैं इस विधेयक के बारे में राष्ट्रपति महोदय से बात करूँगा। यदि राज्य के विधानमंडल का अधिवेशन न हो रहा हो, कहने मतलब जब आपके विधानसभा और विधान परिषद का अधिवेशन न हो रहा हो तो ऐसी स्थिति में राज्य में अध्यादेश कौन जारी करता है? राज्यपाल। अध्यादेश को राज्य विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियमों के समान ही मान्यता प्राप्त होगी। यह अध्यादेश विधानमंडल की बैठक आरंभ होने के 6 सप्ताह के बाद तक लागू रहता है। तो जैसे मान लीजिए जब विधानमंडल का अधिवेशन नहीं चल रहा है, ऐसी स्थिति में राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है, लेकिन जैसे ही विधानमंडल की बैठक आरंभ होगी तो उसके 6 सप्ताह के अंदर अंदर अगर उसे पास कर दिया विधानमंडल ने तो वो आगे भी जारी रहेगा, अन्यथा वो 6 सप्ताह बाद समाप्त हो जाएगा। यदि 6 सप्ताह पूर्व ही विधानमंडल इस अध्यादेश को अस्वीकृत कर दे तो उस अध्यादेश को उसी समय समाप्त समझा जाएगा। कुछ विषयों के संबंध में अध्यादेश जारी करने से पूर्व राज्यपाल को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। साथ ही साथ राज्यपाल विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को ऐसे लोगों में से नामजद करता है जिन्हें साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारिता, आंदोलन तथा समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष तथा व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त हो। तो राज्य विधान परिषद के लिए राज्यपाल कितने सदस्य मनोनीत करता है? 1/6। और वो कैसे सदस्य होने चाहिए? जो साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारिता, समाज सेवा के क्षेत्र में निपुण हो या विशेषज्ञ हो। यदि वह ऐसा समझे कि विधानसभा में अखिल भारतीय समुदाय को उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हुआ है तो वह इस वर्ग के एक सदस्य को मनोनीत कर सकता है। तो कहने का तात्पर्य होता है कि विधानसभा में भी वो एक सदस्य मनोनीत कर सकता है अखिल भारतीय समुदाय के। तो विधान परिषद में 1/6 और विधानसभा में 1 सदस्य। अब राज्यपाल की वित्तीय शक्तियाँ। राज्यपाल को कुछ वित्तीय शक्तियाँ भी प्राप्त हैं। राज्य विधानसभा में राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति के बिना कोई भी धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। कहने का तात्पर्य है कि जो धन विधेयक होता है
वो सबसे पहले वित्त मंत्री राज्यपाल को दिखाता है। राज्यपाल जब उस पर अपनी सहमति या स्वीकृति दे देता है, उसी के बाद वह उस विधेयक को विधानसभा में रखता है। वह व्यवस्थापिका के समक्ष प्रतिवर्ष बजट प्रस्तुत करवाता है और उसकी अनुमति के बिना किसी भी अनुदान की मांग नहीं की जा सकती है। साथ ही साथ राज्यपाल विधानमंडल से पूरक, अतिरिक्त तथा अधिक अनुदानों की भी मांग कर सकता है। राज्य की जो संचित निधि होती है वो किसके अधिकार क्षेत्र में होती है? राज्यपाल के। तो ये आपके राज्यपाल की वित्तीय शक्तियाँ थी। अब हम आपके राज्यपाल की न्यायिक शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे कि संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार जिन विषयों पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार होता है, उन विषयों संबंधी किसी विधि के विरुद्ध अपराध करने वाले व्यक्तियों के दंड को राज्यपाल कम कर सकता है। तो जो संविधान का अनुच्छेद 161 है वह राज्यपाल को न्यायिक शक्तियाँ प्रदान करता है और उन शक्तियों में उन्हें क्या अधिकार दिया गया कि मान लीजिए कोई भी व्यक्ति अपराधी है और उस अपराधी व्यक्ति को जो दंड न्यायालय द्वारा दिया गया है उस दंड को राज्यपाल कम कर सकता है। चाहे तो वह उसे स्थगित कर सकता है और चाहे तो वो उसे बदल सकता है या क्षमादान प्रदान कर सकता है। वह राज्य लोक सेवा आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन और राज्य की आय व्यय के संबंध में महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन प्राप्त करता है और उन्हें विधानमंडल के समक्ष रखता है। अगर वह देखता है कि राज्य का प्रशासन संविधान के अनुसार चलना संभव नहीं है तो वह राष्ट्रपति को राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के संबंध में सूचना देता है कि भाई इस राज्य की शासन व्यवस्था संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर रही है। उसकी रिपोर्ट के आधार पर अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा की जा सकती है। तो राज्यपाल राज्य में कुलाधिपति, तो यानी राज्य में कुलाधिपति कौन माना जाता है? राज्यपाल। तो वह विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति कर सकता है और उन्हें हटा सकता है।